वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। ली चाओशेंग्स प्राइवेट विला। ली चाओशेंग स्विमिंग पूल में होता है। वो कुछ खोया खोया सा था और चांद की ओर ही देख रहा था। फिर वो मन में सोचता है, फुल मून। उस रात भी ऐसे ही चांद निकल रहा था जब मैं तुनान को अपने सीक्रेट बेस ले गया था। पता नहीं अब वो क्या कर रहा होगा। और वो पानी की ओर देखता है। उसे उसमें प्रिंस की झलक दिखती है। वो एकदम से अपनी आंखें खोलता है, हाँ, और फिर अपनी आंखें मीड़ने लगता है। पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मुझे हर जगह तुनान ही दिख रहा है। आखिर मुझे हुआ क्या है। और वो चलने लगता है। उसके सामने से एक बिल्ली टकराती है। उस बिल्ली को देखकर वो सोचता है, कितनी क्यूट है, एकदम तुनान की तरह। और वो ब्लश करने लगता है। फिर एकदम से वो होश में आता है और कहता है, क्या, अब क्या मैं पागल हो गया हूँ? बिल्ली को देख के ब्लश कर रहा हूँ? हाँ, और ये तुनान कैसे हो सकती है? और फिर सीन चेंज होता है। ली चाओशेंग बेड की ओर जाता है और वहाँ पर लेट जाता है। लगता है आजकल कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए मैं थक गया हूँ। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, तब शायद मैं बेहतर महसूस करूँ। और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वो आंखें बंद करता है तो उसे प्रिंस ही दिख रहे होते हैं। फिर वो एकदम से अपनी आंखें खोलता है। उसका पूरा चेहरा लाल हो रहा था और उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे उसे देखना है। तभी ली चाओशेंग को एक आवाज़ आती है। वो बाहर जाके देखता है तो उसे दिखता है कि ली चाओशेंग के फादर ड्रिंक कर रहे हैं। वो बोलता है, डैड, सुबह होने वाली है पर आप अब तक जगे हुए हैं। उसके फादर बोलते हैं, हाँ, मैं सो नहीं पा रहा, मैं पागल हो गया हूँ। ली चाओशेंग उनके पास बैठ जाता है। तभी उसके फादर अपनी और अपनी वाइफ की फ़ोटोग्राफ निकालते हैं और बोलते हैं, आज हमारी 20वीं सालगिरह है तुम्हारी माँ के साथ। और वो फिर पीने लगते हैं। ली चाओशेंग बोलता है, डैड। उसके फादर नशे में होते हैं और बोलते हैं, तुम्हें पता है क्या, हम दोनों पहले क्लासमेट्स थे। हम दोनों पहले एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे और खूब लड़ते थे। लेकिन फिर उसने स्कूल छोड़ दिया और कहीं और ट्रांसफ़र ले लिया। उस दिन के बाद से मैं बादलों में देखता तो मुझे वही दिखती, ज़मीन पर खड़ी बिल्ली को देखता तो भी मुझे वही दिखती, और जब मैं अपनी आंखें बंद करता तो भी मुझे वही दिखती। ली चाओशेंग ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी उसके संग भी तो सेम यही हुआ। उसके फादर की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और बोलते हैं, 15 साल पहले उसे लगा कि मैं मर गया हूँ। जब मैं गया तो वो मुझे मिली ही नहीं। पता नहीं वो कहाँ चली गई थी, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने इन्वेस्टिगेशन करी और उसे खोजा ताकि उसे मिल सकूं। ली चाओशेंग बोलता है, डैड, आप निराश मत होइए, मैं मॉम को आपके संग ढूंढूंगा। ली चाओशेंग के फादर खुश होकर बोलते हैं, बेटा, मुझे अच्छा लगा सुन के, और मैं ठीक हूँ। इस बारे में बात नहीं करते। तुम बताओ, क्या तुम्हें कभी किसी के लिए फीलिंग्स आई हैं? जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैंने तुम्हारी माँ को तभी प्रपोज कर दिया था। ली चाओशेंग, मेरे बारे में? उसके फादर उसे देखकर हंसते हैं और बोलते हैं, हाँ, तुम्हें देखो, लगता है तुम्हारे मन में फीलिंग्स हैं किसी के लिए। तो बताओ मुझे, वो किस तरह की लड़की है? ली चाओशेंग बोलता है, डैड, वो दरअसल वो एक लड़का है, पर मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं उसे किस तरह से देखता हूँ। और वो मन में सोचता है, मुझे लड़के पसंद है। डैड के लिए ये सब मुश्किल होगा, इतनी जल्दी मेरी ये बात हज़म करना। तो बेहतर होगा कि मैं ये ना बताऊं कि वो लड़का और कोई नहीं, तुनान है। उसके डैड बिना किसी हेजिटेशन के पूछते हैं, अच्छा, तो वो किस तरह का लड़का है? ली चाओशेंग उनकी ओर देखता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका डैड कोई रिएक्शन नहीं देते कि उसे लड़के पसंद है। उसके डैड उससे बोलते हैं, मैं समझ रहा हूँ तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, पर मुझे इस बारे में कोई चिंता नहीं है।
फिलहाल मेरी चिंता बस यही है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। क्या उसे भी लड़के पसंद है? और वो उसके सर पर हाथ फेरने के बाद बोलते हैं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम बाद में हर्ट ना हो। ली चांसिंग बोलता है, डैड, मुझे उसकी बहुत याद आती है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। क्या ये ठीक होगा? और सीन चेंज होता है। रॉयल लाइब्रेरी। प्रिंस पुराने न्यूज़पेपर देख रहे होते हैं। सेक्रेटरीन बोलती हैं, योर हाइनेस, अब आपको आराम करना चाहिए। आप 2 दिन से लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्रिंस बोलते हैं, हम ठीक हैं। और वो बोलते हैं, अंकल जू ने कहा था कि ली चाओशेंग और उसके आदमियों का एक्सीडेंट हुआ था। सारी जली हुई बॉडीज़ ट्रेन में मिली थी। वो इतनी जल गई थी कि उनकी शक्लें भी नहीं पहचान में आ रही थी। पर सामान से पता लगाया कि ये 14 लोग गार्ड्स थे, इसीलिए इस बात को एम्परर जियान को छुपाना था। वो 14 सोल्जर्स जो कि असैसिनेशन मिशन पे गए थे दुश्मन देश को हराने के लिए, उनके पास बाद में काफ़ी सारा पैसा पाया गया। एक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पता चला कि कोड लैंग्वेज में इन लोगों ने दुश्मन देश को इन्फॉर्मेशन दी थी। और ज़्यादा जांच करने के बाद हमें एक फ़ोटो मिली जिससे पता चला कि ये 14 सोल्जर्स दुश्मन देश के लोगों के संग मज़े कर रहे हैं। इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन करी गई पर इन्वेस्टिगेशन से कुछ नहीं हुआ। सारे सबूत सोल्जर्स के खिलाफ थे। पर अंकल जी को लगता है कि उनके भाई जो उनके संग बड़े हुए हैं कभी भी देशद्रोह नहीं कर सकते, पर सारे सबूत इनके खिलाफ ही हैं। तभी महारानी आती हैं और बोलती हैं, प्रिंस, मैंने सुना कि तुम कुछ 15 साल पहले वाली घटनाओं पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तुम्हें ये पता है कि फ़िलहाल जहाँ तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उससे तुम्हारा और तुम्हारे फादर की गद्दी का कोई रिश्ता नहीं है, तो वक्त ज़ाया मत करो। प्रिंस खड़े होते हैं, माँ, हमें लगता है कि ये केस इतना सीधा नहीं है, अभी भी कुछ राज दबे हुए हैं। ली चाओशेंग और पिताजी पहले दोस्त थे और बाद में पिताजी ने ही उन पर आरोप लगा दिया, तो उनके बेटे के तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पता लगाएं कि ली चाओशेंग के संग क्या हुआ था। अगर ली चाओशेंग के संग सही में नाइंसाफ़ी हुई है तो जो ईविल फोर्सेस थी जिन्होंने सच को छुपाए रखा, वो आगे जाके हमारे देश को और नुकसान पहुंचाएंगी। महारानी कुछ बोलने के लायक नहीं रहती और बोलती हैं, हाँ, तुमने क्या खोजा? प्रिंस बोलते हैं, एविडेंसेस के तौर पर यह कहा नहीं जा सकता कि सोल्जर्स के संग कोई ज्यादती हुई है, क्योंकि कहानी एकदम सीधी है। पर क्योंकि ये लोग सीक्रेट मिशन पर गए थे तो ज़्यादा सबूत नहीं मिल पाए और उस वक्त गवाह भी कम थे। चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती जा रही हैं। पर दिक्कत ये है कि उस समय ली चाओशेंग पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनमें ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी, तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? महारानी बोलती हैं, तुम्हारे पिताजी भी यही सोचते थे, उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ था। वो कई रात सो नहीं पाते थे ताकि वो सच का पता लगा सकें, पर सारे सबूत उनके खिलाफ थे। उस दिन के बाद से तुम्हारे पिताजी बीमार रहने लगे। उन्हें काफ़ी परेशानियां होती थी। उनके मरने के आखिरी वक्त उन्होंने डुओलन से कहा था कि वो इस केस के बारे में फिर से इन्वेस्टिगेशन करे और सच पता लगाए। तुम्हारे पिताजी की मृत्यु के बाद डुओलन ने एक रेक्टिफिकेशन लॉन्च करा। उसे कोई नहीं रोक सकता था। उस वक्त अगर ली चाओशेंग होता तो वो उसे रोक लेता। तुम्हारे अंकल शू भी उस वक्त रिटायर हो चुके थे, क्योंकि वो खुफिया तरीके से ली चाओशेंग के बारे में पता कर रहे थे। इसीलिए गद्दी खतरे में आ गई और डुओलन के हाथों चली गई। मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत है, पर तुम्हारी रक्षा करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती था। प्रिंस बोलते हैं, माँ। और महारानी बोलती हैं, पर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे पिताजी ली चाओशेंग के दोस्त थे? प्रिंस बोलते हैं, माँ, जिसने मिस शू को किडनैप करा था वो ली चाओशेंग ही था। महारानी चिल्लाती हैं, क्या वो जिंदा है?
पर उस ट्रेन में तो 14 लाशें थी। और वो प्रिंस को पकड़ती हैं और बोलती हैं, मुझे उससे मिलना है, तुम्हें कुछ अरेंज करना होगा। इतने सालों से मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं सच का पता लगा सकूं। अगर वो जिंदा है तो मुझे उसे बताना है कि तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा क्या थी। प्रिंस बोलते हैं, पर हम नहीं जानते कि वो कहाँ है, और अगर हमने पता कर भी लिया तो हम ये नहीं कह सकते कि वो आपसे मिलना चाहेंगे कि नहीं। वो रॉयल फैमिली को अपना दुश्मन मानते हैं, इसीलिए वो आप पर विश्वास शायद ना करें। महारानी अपने गले से नेकलेस उतारती हैं और प्रिंस को थमा देती हैं। प्रिंस मन में सोचते हैं, ये नेकलेस ये तो माँ हमेशा पहना करती हैं, तो इन्होंने उतारा क्यों। महारानी बोलती हैं, उसे ढूंढो और उसको मेरी तरफ से ये देना और कहना कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, फिर वो मुझसे मिलेगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।